आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक आपने आईपीसीसी में भी पढ़ी है। टॉपिक का नाम है amalgamation absorption and reconstruction। amalgamation, absorption and reconstruction आपने आईपीसीसी में ये टॉपिक पढ़ी होगी, क्योंकि ये आपके आईपीसीसी में पेपर 1 अकाउंटिंग एंड पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग दोनों ही पेपर में ये कॉमन टॉपिक था। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जो नाम है वो तो हम सीखने वाले ही है, बट उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स है जो हम सीखेंगे। हम ये टॉपिक में amalgamation and absorption का अकाउंटिंग सीखेंगे। फिर हम ये टॉपिक में एक्विजिशन का अकाउंटिंग सीखेंगे और देखेंगे। एक्विजिशन, हाँ फ्रेंड्स, ये एक नया चीज है जो आप इस टॉपिक के साथ सीखोगे। फिर इस टॉपिक में फ्रेंड्स रिकंस्ट्रक्शन सीखेंगे। ये आपके लिए नया टर्म नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और फिर फाइनली हम इस टॉपिक में डीमर्जर अकाउंटिंग सीखेंगे। मतलब फ्रेंड्स, अगर देखें तो ब्रॉडली हम 4 चीजें सीखेंगे। अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन, अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन, रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग जो कवर होगा एज इंटरनल, एक्सटर्नल एंड डीमर्जर का अकाउंटिंग। ये 4 ब्रॉड चीजें हम सीखेंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहला हम ये 3 एलिमेंट को समझेंगे। एमालगमेशन का मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या और एक्विजिशन का मतलब क्या। हम ये 3 चीज अच्छे से पहले सीखेंगे। एमालगमेशन का मतलब, एब्जॉर्प्शन का मतलब और एक्विजिशन का मतलब। सबसे पहले एमालगमेशन।
हाँ फ्रेंड्स, एमालगमेशन सिंपल टर्म्स में बात करूं फ्रेंड्स, तो एमालगमेशन का सिंपल मीनिंग है मर्जर। हमारे वाले केस में मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज। जब कभी भी दो या उससे ज्यादा कंपनी मर्ज हो जाती है, एक हो जाती है और एक नई कंपनी क्रिएट करती है, नई कंपनी क्रिएट करती है, हम कहते हैं उसे एमालगमेशन। इसी को फ्रेंड्स अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो when two or more companies close down, liquidate या wind up, close down, liquidate या wind up, तीनों का मीनिंग सेम है कि बंद हो जाती है। एंड ट्रांसफर बिजनेस and transfer business to a newly incorporated company, to a newly incorporated company, तो हम कहते हैं this is amalgamation। A लिमिटेड बी लिमिटेड बंद हो जाएगी, अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देगी। किसे ट्रांसफर कर देगी? एक न्यू कंपनी को। मैंने उसका नाम रखा है AB लिमिटेड। नए एक न्यू कंपनी को ट्रांसफर कर देगी, इसे हम एमालगमेशन कहते हैं। अगर फ्रेंड्स सिंपल टर्म्स में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि A लिमिटेड और B लिमिटेड अपना बिजनेस सेल कर रही है। सिंस वो अपना बिजनेस सेल कर रही है, वो है सेलिंग कंपनी, और AB लिमिटेड उनका बिजनेस परचेज कर रही है, तो वो बन जाएगी परचेजिंग कंपनी। अब बार बार मैं बोल रहा हूं बिजनेस, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है इस बिजनेस का मीनिंग क्या है? फ्रेंड्स, ये बिजनेस मतलब नेट एसेट। नेट एसेट मतलब फ्रेंड्स रियल assets and outside liabilities, real assets and outside liabilities। मतलब ये जब A लिमिटेड B लिमिटेड अपना अपना रियल एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देगा AB लिमिटेड को, सो दैट एक कंपनी, ये दोनों मिलके एक कंपनी में क्रिएशन हो जाए, हम उसे एमालगमेशन कहेंगे। अब फ्रेंड्स आप पूछोगे ये रियल एसेट मतलब क्या? रियल एसेट मतलब हर वो एसेट जिसका सेलेबल वैल्यू है, हर वो एसेट जिसका सेलेबल वैल्यू है, हम उसे रियल एसेट कहते हैं। फिर भले वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, डेटर्स हो, स्टॉक हो, ये सब हमारे लिए रियल एसेट्स है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास कुछ फिक्टिशियस एसेट है तो हम ऐसे फिक्टिशियस एसेट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उनका कोई भी सेलेबल वैल्यू नहीं होता। अब अगर एमालगमेशन का मतलब ये कि दो या उससे ज्यादा कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दे, जहां मैंने बिजनेस का आपको मतलब बता दिया, एक नई कंपनी को, तो हम उसे एमालगमेशन कहते हैं। तो फिर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, तो हम उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में ए लिमिटेड का बिजनेस बी लिमिटेड टेक ओवर कर देता है, या हम ये कहते हैं बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड का बिजनेस ले लिया, या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया।
ट्रांसफर कर दिया। फ्रेंड्स, बिजनेस का मीनिंग वही जो हमने अभी भी बात किया, रियल एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, रियल एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। अब अगर ए लिमिटेड अपना रियल एसेट आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर कर देगा बी लिमिटेड को, तो आप देखोगे ए लिमिटेड के सब एसेट्स चले जाएंगे, उसके सब लायबिलिटीज चले जाएंगे, क्योंकि वो सब बी के पास चले गए। तो ए लिमिटेड के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा बट उसका बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इस सिनेरियो में ए लिमिटेड हमारे लिए सेलिंग कंपनी है, बी लिमिटेड हमारे लिए परचेजिंग कंपनी है, जहां बी लिमिटेड ए लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर करता है और ए लिमिटेड अपना बिजनेस बेचता है। अब अगर फ्रेंड्स आप देखो, एमालगमेशन देखो या एब्जॉर्प्शन देखो, आप पाओगे कि ये दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। अब क्या सिमिलैरिटीज है? आप देखोगे फ्रेंड्स, दोनों ही सिचुएशन में कंपनियां अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है। बिजनेस का मीनिंग सेम है। दोनों ही केस में दो कैटेगरीज है, सेलिंग कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी। हाँ, कुछ डिसिमिलैरिटीज भी है, लेकिन वो इतनी सब्सटैंशियल नहीं है। सिमिलैरिटीज अगर आप देखो तो आपको पता चले, मैं एमालगमेशन बोलूं या एब्जॉर्प्शन बोलूं, आखिरकार हो तो वही रहा है कि भाई कंपनियां अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, और एक बार बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो जो कंपनी का वो बिजनेस था वो बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी या लिक्विडेट हो जाएगी। इसका मतलब फ्रेंड्स, एमालगमेशन बोलूं या एब्जॉर्प्शन बोलूं, दोनों में हो तो वही रहा है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस या सेलिंग ऑफ बिजनेस बाय सेलिंग कंपनी एंड परचेजिंग ऑफ बिजनेस बाय परचेजिंग कंपनी। तो फिर फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि सब्सटेंस वाइज तो ये दोनों वन एंड द सेम है, तो ये जो तीसरा वर्ड है एक्विजिशन, उसका क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय एक्विजिशन? एक्विजिशन वर्ड का मतलब क्या है? अब फ्रेंड्स, बहुत बार लोगों को लगता है कि एब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन दोनों वन एंड द सेम है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदती है। एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदती है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि कंपनी ए कंपनी बी का शेयर्स खरीदेगी, कंपनी ए कंपनी बी का शेयर्स खरीदेगी, और ये शेयर्स कंट्रोलिंग स्टेक होगा, मतलब 50% या उससे ज्यादा। जब कभी कोई कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर्स खरीदती है, माइंड यू फ्रेंड्स, यहां बिजनेस नहीं है, यहां शेयर्स खरीदना है, हम कहते हैं एक्विजिशन कंपनी कर रही है। क्या कर रही है? एक्विजिशन, दूसरे कंपनी में शेयर्स खरीद रही है। जनरली कंट्रोलिंग स्टेक होता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो रियल लाइफ में आपको एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपका काम है एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्विजिशन का
अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग करना। मेरी बात सुनो फ्रेंड्स, एक्विजिशन का अकाउंटिंग सबसे सिंपल है। एक्विजिशन का अकाउंटिंग सबसे सिंपल है, बिकॉज फ्रेंड्स मैं बिजनेस नहीं खरीद रहा हूं, मैं शेयर्स खरीद रहा हूं। तो एक्विजिशन का अकाउंटिंग इज सिमिलर टू बाइंग शेयर्स। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट्स में मैं किसी कंपनी का शेयर्स बाई करता हूं, तो यहां भी मैं किसी कंपनी का शेयर्स बाई कर रहा हूं, और मेरा जो स्टेक है वो स्टेक मोर देन 50% जनरली होता है। सो एक्विजिशन का अकाउंटिंग हम ये कह सकते हैं, ए लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, क्योंकि वो शेयर्स बाई कर रहा है। शेयर्स बाई कर रहा है मतलब इट इज एज गुड एज बाइंग अ इन्वेस्टमेंट। तो जो अकाउंटिंग एंट्री हम इन्वेस्टमेंट के लिए रिकॉर्ड करते हैं, वो एंट्री ए अपने बुक्स में पास करेगा। मतलब मैं सिंपल टर्म्स में बोल सकता हूं कि एक्विजिशन का अकाउंटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्विजिशन का अकाउंटिंग और कुछ नहीं, अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। खाली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें फ्रेंड्स, तो ध्यान ये रखना है कि परचेजिंग कंपनी क्या परचेज कर रहा है, बिजनेस या शेयर्स। अगर शेयर्स कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग डिफरेंट होगा, उसका अकाउंटिंग आएगा विथ रेफरेंस और अंडर द गाइडलाइंस ऑफ AS 14। AS 14 हमें बताएगा कि अगर एब्जॉर्प्शन है, अगर एमालगमेशन है, तो हमें क्या अकाउंटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बेसिक बातें की चैप्टर के बारे में। हमने चैप्टर में देखा कि 4 मेजर चीज हम सीखेंगे, एमालगमेशन एब्जॉर्प्शन का अकाउंटिंग, एक्विजिशन का अकाउंटिंग, रिकंस्ट्रक्शन और उसका अकाउंटिंग, और डीमर्जर। हमने पहले 2 टर्म्स लिए, एमालगमेशन एब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन। एमालगमेशन का मतलब समझा, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझा, और हम ये नतीजे पे आए कि एमालगमेशन बोलो या एब्जॉर्प्शन बोलो, दोनों में होता एक ही है। एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरे कंपनी को ट्रांसफर करता है। एक्विजिशन को हमें अच्छी तरह से समझना है, हम दूसरे कंपनी का बिजनेस नहीं खरीदते, हम दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं। एक्विजिशन का अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, उसके लिए AS 14 हमें फॉलो नहीं करना है। उसका अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्विजिशन में जब A लिमिटेड B लिमिटेड का शेयर खरीद लेगा, तो B लिमिटेड बंद नहीं होगा, क्योंकि B लिमिटेड का शेयर्स खरीदा गया है। तो इससे B लिमिटेड बंद नहीं होती, लिक्विडेट नहीं होती। बट एमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन, जो भी सेलिंग कंपनी है वो अपना बिजनेस ट्रांसफर करने के बाद बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है। अब फ्रेंड्स, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन दोनों पे और समझेंगे कि एमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन क्या अकाउंटिंग होना चाहिए। एमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन क्या अकाउंटिंग होना चाहिए, तो उसका गाइडलाइंस हमें AS 14 से ही मिलेगा, बट क्या अकाउंटिंग होना चाहिए। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन ऑफ एमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन में हमें मैक्सिमम ये 3 चीजें करनी है।
सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इसको हम पॉपुलरली पीसी भी बुलाते हैं। दूसरा अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, और तीसरा अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड बैलेंस शीट आफ्टर दैट। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, वेदर एमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन, आपको करना मैक्सिमम ये 3 होगा। हर क्वेश्चन में वो तीनों पूछे उसका भी कोई गारंटी नहीं, बट यस ये 3 में से कुछ ना कुछ करना होगा। उसमें फ्रेंड्स आप ये समझिए, ये फर्स्ट स्टेप तो हर क्वेश्चन में करना होगा, पूछा है या नहीं पूछा है, फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। और फ्रेंड्स वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहां हमने गलती की तो हमारा अकाउंटिंग सेलिंग कंपनी के बुक्स में या परचेजिंग कंपनी के बुक्स में प्रॉपर नहीं होगा। दूसरा है अकाउंटिंग इन सेलिंग कंपनी बुक्स, तीसरा है अकाउंटिंग इन परचेजिंग कंपनी बुक्स, परचेजिंग कंपनी के बुक्स अकाउंटिंग करना है, एंड उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर आइदर एमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला वाला देखते हैं, आईपीसीसी में हमने देखा है पीसी परचेज कंसिडरेशन। फ्रेंड्स अगर याद होगा तो परचेज कंसिडरेशन का डेफिनेशन है कंसिडरेशन पेएबल बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स of selling company. Consideration payable by purchasing company to shareholders of selling company. अब फ्रेंड्स अगर हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो बिजनेस हम फ्री में तो नहीं खरीद सकते हैं, उस बिजनेस के सामने हमें कुछ ना कुछ कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा। उसी कंसीडरेशन को हम परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है, हम जो भी कुछ पे करते हैं एज परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम जो भी पे करते हैं उसे हम पीसी बुलाते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो परचेज कंसीडरेशन है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये परचेज कंसीडरेशन हम 2 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये परचेज कंसीडरेशन हम 2 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पहला मेथड नेट एसेट मेथड और दूसरा मेथड नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड में फ्रेंड्स हम पीसी ढूंढते हैं एज रिवाइज वैल्यू ऑफ real assets taken over और सबट्रैक्ट करते हैं
रिवाइज वैल्यू ऑफ outside liabilities taken over. नेट एसेट मेथड में हम पीसी कैलकुलेट करते हैं एज रिवाइज वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स टेकन ओवर। जो भी हम एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं उसको हम कंसीडर करते हैं लेकिन रिवाइज वैल्यू पे, और जो भी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज हम टेक ओवर करते हैं रिवाइज वैल्यू पे वो सबट्रैक्ट करते हैं। जो बच गया वो हमारे लिए हमारा पीसी है। या तो हम इसे पीसी कहते हैं या तो हम इसे नेट एसेट टेकन ओवर कहते हैं, या तो पीसी या तो नेट एसेट टेकन ओवर। पीसी कैलकुलेट करने के दो मेथड, पहला मेथड नेट एसेट मेथड, जहां जो भी सब रियल एसेट्स हम टेक ओवर कर रहे हैं उसे कंसीडर करो रिवाइज वैल्यू पे, उसमें से सबट्रैक्ट करो वो सब लायबिलिटीज जो हम टेक ओवर कर रहे हैं रिवाइज वैल्यू पे, जो बच गया वो है हमारा नेट एसेट टेकन ओवर या वो है हमारा पीसी। दूसरा मेथड है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, फ्रेंड्स नेट पेमेंट मेथड में हमें पीसी का इंफॉर्मेशन रहता है। हम सिंपल सा काम करते हैं, जो भी सब पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो रहा है प्लस जो भी सब पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो रहा है हम उसे ऐड कर देते हैं और इसको हम पीसी कहते हैं। सो नेट पेमेंट मेथड में फ्रेंड्स हमें यह जानकारी होती है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं। जो भी सब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं उसे हम एग्रीगेट कर लेते हैं, उसे हम ऐड कर लेते हैं। जो भी ऐड करके हमें मिलता है वो बन जाता है हमारा पीसी। बट फ्रेंड्स हमें पता है कि अगर हम नेट पेमेंट मेथड से पीसी पे करते हैं तो हो सकता है हम जो पे करते हैं पीसी और हम जो टेक ओवर करते हैं नेट एसेट टेकन ओवर, हम जो पे करते हैं पीसी और हम जो टेक ओवर करते हैं बिजनेस, जिसको हम बोलेंगे नेट एसेट टेकन ओवर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं नट टू। हाँ भाई, नाटू नहीं, नाटू। तो हम जो पे करते हैं और सामने हम जो बिजनेस टेक ओवर करते हैं, हो सकता है ये दोनों का वैल्यू सेम ना हो। हमने आईपीसीसी में देखा था कि नेट पेमेंट मेथड में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, और अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो तो हम जो भी डिफरेंस आता है एक हो सकता है पीसी इज मोर देन नट टू, दूसरा होता है पीसी इज लेस देन नट टू। AS 14 कहता है कि अगर यहां डिफरेंस आता है और पीसी आपके लिए नट टू से ज्यादा है तो उस डिफरेंस को नाम दो गुडविल, और अगर पीसी आपके लिए नट टू से कम है तो उस डिफरेंस को नाम दो कैपिटल रिजर्व। नेट पेमेंट मेथड हम सिंपल काम करते हैं, जो भी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को करते हैं, जो भी पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करते हैं, हम वो ऐड कर लेते हैं।
ऐड कर लेते हैं तो वो मेरा पीसी बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, नेट एसेट मेथड में हम जो नेट एसेट लेते हैं उतना ही पे करते हैं, लेकिन नेट पेमेंट मेथड में हमारा पेमेंट और हमारा नेट एसेट हो सकता है वन एंड द सेम ना हो। अगर ये नहीं है तो हमें डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा तो AS14 क्या बोलता है, अगर पीसी आपके नट्टू से ज्यादा है डिफरेंस को नाम दो गुडविल, अगर पीसी आपके नट्टू से कम है तो डिफरेंस को नाम दो कैपिटल रिजर्व। ये फ्रेंड्स हमने आईपीसीसी में भी देखा था। ये है पीसी के बारे में। क्वेश्चन पढ़ के ही हमें समझ जाना चाहिए कि किस मेथड से पीसी ढूंढना है, नेट एसेट से या नेट पेमेंट से। अब फ्रेंड्स एक बार मुझे पीसी मिल गया तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है सेलिंग कंपनी के बुक्स को क्लोज करना, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अब फ्रेंड्स अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, अब अगर आपको याद होगा तो हम कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करते थे इस सेलिंग कंपनी के बुक्स को क्लोज करने के लिए। ये आपने आपके आईपीसीसी में किया हुआ है, मैं सिर्फ इसको सिंपल टर्म्स में याद दिला दे रहा हूं, ब्रश अप करके दे रहा हूं मैं आपके लिए। सेलिंग कंपनी के बुक्स में हम कुछ लेजर्स बनाते हैं क्योंकि सेलिंग कंपनी हम क्लोज कर रहे हैं। क्या लेजर्स बनाते हैं? पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट अगर कंपनी के बुक्स में, सेलिंग कंपनी के बुक्स में प्रेफरेंस शेयर्स है तो, चौथा कैश बैंक अकाउंट अगर कंपनी अपने पास कुछ कैश रख रही है या फिर पीसी में कुछ कैश मिल रहा है तो हम कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे। परचेजिंग कंपनी अकाउंट जो कंपनी खरीद रही है उसका अकाउंट। शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, जनरली जो कंपनी हमारा बिजनेस खरीदती है वो हमें पीसी में उसके शेयर्स देती है तो शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। एंड लास्ट, शेयर्स के अलावा अगर डिबेंचर्स देती है तो डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अब फ्रेंड्स हम सिंपल काम करते हैं, स्टेप वाइज जाए तो पहले स्टेप में हम हमारे सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी सब एसेट्स होते हैं वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। अब अगर एसेट साइड में हमारे पास कैश बैंक है तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वो कैश बैंक हमारे पास रखना है तो कैश बैंक में ओपनिंग बैलेंस करके बता देते हैं। अगर वो कैश बैंक हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमारे पास कुछ फिक्टिशियस एसेट है जो वैसे भी परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं करेगी, वैसे फिक्टिशियस एसेट को हम लॉस बता के इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। लायबिलिटी साइड पे इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल अगर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट्स है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। उसके अलावा जो भी सब लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज, ये हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। इतना करते हैं तो बैलेंस शीट में से हमने सब आइटम्स रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। एक बार ये हो गया, फिर हम सेकेंड स्टेप करते हैं, हम पीसी को रिकॉर्ड करते हैं और उसी पीसी को रिसीव करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं, रिसीव करते हैं। रिकॉर्ड के लिए हम क्या एंट्री पास करते थे याद कीजिए, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री पास करके हम पीसी रिकॉर्ड कर लेते थे। रिकॉर्ड करने से कुछ नहीं होता, हमें पीसी रिसीव भी तो करना है। रिसीव करने के लिए हम एंट्री पास करते हैं। जो भी हमें पीसी में मिला होगा शेयर्स, तो शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। कैश, तो कैश बैंक अकाउंट। जो भी मिला होगा उसे डेबिट करेंगे और परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट करेंगे टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। इतना करते ही परचेजिंग कंपनी जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया था वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, तो परचेजिंग कंपनी टैली हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। थर्ड स्टेप, कंपनी बंद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस इंकर होगा। तो ये एक्सपेंसेस के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? कंपनी के लिए ये खर्चा है, तो हम एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है ये खर्चा परचेजिंग कंपनी पे करता है, तो अगर खर्चा परचेजिंग कंपनी पे करता है तो हम इस स्टेप में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने खर्चा किया ही नहीं है, खर्चा परचेजिंग कंपनी कर रही है। स्टेप 4, शायद कुछ ऐसे एसेट है जो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही, उसे जरूरत नहीं, या हो सकता है कुछ लायबिलिटीज है जो परचेजिंग कंपनी लेना नहीं चाहती, तो ऐसे एसेट और ऐसे लायबिलिटीज सेलिंग कंपनी के पास पड़े रहते हैं। तो सेलिंग कंपनी इनको बेच के, एसेट होगा तो एसेट को बेचेगी, लायबिलिटीज होगा तो लायबिलिटीज को पे करेगी और सब कुछ सेटल करेगी। तो अगर एसेट बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते थे? एंट्री होता था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ फ्रेंड्स, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने एसेट सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए हैं। लायबिलिटीज होगा फ्रेंड, तो हम लायबिलिटीज को पे करने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इतना करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा फोर्थ स्टेप खत्म हो जाता है, जो है डिस्चार्ज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। फिर फ्रेंड्स हम फिफ्थ स्टेप पे जाते हैं, जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना। शेयर होल्डर्स में हम पहला प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? एंट्री होती है फ्रेंड्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट हर उस अकाउंट को करते हैं जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। जैसे अगर हमने शेयर्स दिए परचेजिंग कंपनी के, तो हम एंट्री पास करेंगे टू शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अगर हमने डिबेंचर्स दिए तो हम एंट्री पास करेंगे टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अगर हमने कैश दिया तो हम एंट्री पास करेंगे टू कैश बैंक। मतलब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट करेंगे और उनको हमें जो भी पे करना है वो क्रेडिट हो जाएगा। इतना करते ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगा। फिर भी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट टैली नहीं होता, क्योंकि हमने या तो उन्हें ज्यादा पे किया है या तो उन्हें कम पे किया है। अब फ्रेंड्स ज्यादा पे किया है तो कंपनी के लिए ये लॉस है रियलाइजेशन में डेबिट करने का, कम पे किया है तो कंपनी के लिए ये प्रॉफिट है रियलाइजेशन में क्रेडिट करने का। इतना करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लोज हो जाएंगे। फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि बाकी सारा अकाउंटिंग तो हमारा हो गया है। रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस ढूंढते हैं। प्रॉफिट आए या लॉस आए,
हम उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट होगा तो एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और लॉस होगा तो हम एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनली पे करते हैं। फाइनली पे करते हैं तो एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमारे पास बचा हुआ है, जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, वो सब कुछ उनको दे देते हैं। जैसे ही उनको सब दे देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हो जाता है। बाकी जो भी हम उसे देते हैं, कैश होगा तो टू कैश बैंक, शेयर्स होगा तो टू शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, डिबेंचर्स होगा तो टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी, जो भी होता है हम उसे दे देते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स और बाकी सब लेजर्स क्लोज हो जाते हैं, और हमारे सेलिंग कंपनी का बुक्स बंद हो जाता है। मतलब फ्रेंड्स, सिंपल 7 स्टेप्स में हम पूरे के पूरे बुक्स क्लोज कर देते हैं। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग, परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग फ्रेंड्स अगेन बहुत सिंपल है। हमने बिजनेस खरीदा है, तो बिजनेस खरीदा है तो हम क्या एंट्री पास करते थे? बिजनेस खरीदने के लिए हम एंट्री पास करते थे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट। फिर फ्रेंड्स, यहां हमने बिजनेस को परचेज किया ऐसा बता रहे हैं, और उसका पेमेंट लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी को देना है, तो अब हम पेमेंट रिलीज करते हैं। पेमेंट रिलीज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू, अब समझो हम शेयर्स दे रहे हैं इक्विटी वाले, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर यही शेयर्स प्रीमियम पे दे रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश बैंक। ऐसा करके हम पीसी को डिस्चार्ज करते हैं, पे करते हैं। यहां फ्रेंड्स ध्यान यही रखना है कि हम शेयर्स जो इशू कर रहे हैं वो पार पे है या प्रीमियम पे। पार पे है तो सारा अमाउंट कैपिटल में जाता है, प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू का अमाउंट हम कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं, अज्यूमिंग फुल्ली पेड अप है, एंड जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करते हैं। फिर फ्रेंड्स, हम जो बिजनेस परचेज करके लेके आए हैं उसके अंदर एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसे बुक्स में लेके आते हैं, तो हम सारे एसेट्स डेबिट करते हैं। खाली ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स, इस बार हम जो भी एसेट्स डेबिट करते हैं ये रिवाइज वैल्यू पे करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमने ये बिजनेस खरीदा है, तो इसका रिकॉर्डिंग हमारे बुक में एट रिवाइज वैल्यू, फेयर वैल्यू पे होगा, उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स सारे डेबिट करते हैं, टू लायबिलिटीज करते हैं जो भी हमने लिया है, टू बिजनेस परचेज करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर वो नेट एसेट मेथड के हिसाब से है तो आपकी ये एंट्री टैली हो जाएगी, जहां सारे एसेट्स डेबिट होंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट होगा, बिजनेस परचेज क्रेडिट होगा, और आपका नेट एसेट टेकन ओवर का एंट्री टैली हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, अगर वही नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से होगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एंट्री में डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस अगर डेबिट साइड पे होगा तो वो गुडविल है, वही डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो वो कैपिटल रिजर्व है। फिर फ्रेंड्स, हम कभी कभी सेलिंग कंपनी के कोई लायबिलिटीज होते हैं उसे डिस्चार्ज करते हैं। उसे डिस्चार्ज करते हैं तो हम सिंपल एंट्री पास करते हैं, लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं, क्योंकि अब वो हमारी लायबिलिटीज हो गई है। हम लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं और हम पेमेंट करते हैं जो भी प्रॉमिस किया होगा टू कैश बैंक। मे बी डिबेंचर्स हम डिस्चार्ज करते हैं तो नए डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो पुराने डिबेंचर्स को डेबिट करते हैं, नए डिबेंचर्स को क्रेडिट करते हैं। अब यही डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पे इशू होते हैं
तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हैं। यही डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पे है तो हम डिस्काउंट को डेबिट करते हैं एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फिर फ्रेंड्स, हम कई बार लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का एंट्री हम पास करते हैं। आईसीएआई बोलता है कि ऐसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर आप पे करते हो तो आप या तो गुडविल अकाउंट या तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करोगे। सो इट वुड बी गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगर परचेजिंग कंपनी ये एक्सपेंसेस इंकर करती है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, शायद परचेजिंग कंपनी खुद फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर करे, तो एंट्री बहुत सिंपल है, जो भी एक्सपेंस आप इंकर करते हो उसे डेबिट करो टू कैश बैंक। कभी कभी परचेजिंग कंपनी फ्रेश इशू करती है, फ्रेश इशू करती है तो अगेन एंट्री सिंपल है, जो भी आप इशू कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेश इशू कैश पे होता है। एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे है तो, पार पे है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना करोगे फ्रेंड्स तो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में भी जो हमें नॉर्मल एंट्रीज पास करनी है वो आ जाती है। फिर फ्रेंड्स, अगर याद होगा तो कई बार हमें ये पता चलता है कि सेलिंग कंपनी के बुक्स में जो लायबिलिटी है वो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एसेट होता है, या परचेजिंग कंपनी के बुक में कोई लायबिलिटी है वो सेलिंग कंपनी के बुक में एसेट होता है। मतलब परचेजिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी के बीच में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए होते हैं उसका इफेक्ट आज भी एसेट्स और लायबिलिटीज में पड़ा होता है, हम उसे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अगर कहीं हमें ऐसे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन दिख जाते हैं तो हम ऐसे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को आमने सामने कैंसल कर देते हैं। अगर ये लोन वाले ट्रांजैक्शन है तो एक के बुक में लायबिलिटी में दिखता है, दूसरे के बुक में एसेट दिखता है, हम ऐसे लोन को कैंसल कर देते हैं। हम एंट्री पास करते हैं एज लोन टेकन अकाउंट डेबिट टू लोन गिवन अकाउंट। सिंपल रूल है फ्रेंड्स, जब कभी भी हम एसेट और लायबिलिटी को कैंसल करते हैं, लायबिलिटी को डेबिट करो, एसेट को क्रेडिट करो। उसी तरह से अगर लोन के जगह पे डेटर्स क्रेडिटर्स है तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू डेटर्स अकाउंट। अगर डेटर्स क्रेडिटर्स के जगह पे बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल है तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखिए फ्रेंड्स, हर बार जहां भी मेरे पास इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, मैं लायबिलिटी को डेबिट कर रहा हूं, एसेट को क्रेडिट कर रहा हूं। फिर फ्रेंड्स, कहीं कहीं हमें ये बताया जाता है कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है उस स्टॉक के अंदर दूसरे कंपनी का प्रॉफिट होता था, हम उसे अनरियलाइज प्रॉफिट कहते थे और हम वो प्रॉफिट को एलिमिनेट करते थे, उसे बाहर फेंक देते थे। तो हम क्या एंट्री पास करते थे? हम एंट्री पास करते थे एज गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। फाइनली फ्रेंड्स, हमें कई बार ऐसा बोला जाता था कि सेलिंग कंपनी के बुक्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व है जो हमें परचेजिंग कंपनी के बुक्स में कुछ सालों तक मेंटेन करना है, तो हम एक सिंपल एंट्री पास कर देते थे एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, जिससे हम परचेजिंग कंपनी के बुक्स में वो रिजर्व प्रेजेंट कर सके, मेंटेन कर सके। बस फ्रेंड्स, ये सब अकाउंटिंग आपने आईपीसीसी में देखा हुआ है, सेलिंग कंपनी का या परचेजिंग कंपनी का। मैंने तो सिर्फ आपको रिवाइज करवाया सो दैट वो ब्रशअप हो गया। ब्रशअप हो गया तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमें उसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा मैक्सिमम फ्रेंड्स, परचेजिंग कंपनी के बुक्स में हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है, तो अगर बैलेंस शीट बनाना पड़े तो हम बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
खाली याद ये रखना है फ्रेंड्स, ये जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ये बैलेंस शीट हम रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे, रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब फ्रेंड्स, हमें जो भी सब डिस्कशन करना था बेसिक चीजों का, वो हमने कर दिया। परचेज कंसिडरेशन कर दिया, सेलिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग कर दिया, परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग कर दिया, पीसी कैसे कैलकुलेट होता है वो बात कर लिया, नेट पेमेंट मेथड होगा तो पीसी और इसमें डिफरेंस होगा वो कर लिया, सेलिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगा हमने वो भी कर लिया। अब टाइम है फ्रेंड्स कि हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें और जो भी हमने सीखा है उसे अप्लाई करें।